बिल्कुल अपनी माँ की तरह जाहिल हो तुम। तीर से चुभते हुए ये शब्द मेरी सौतेली माँ के थे। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। पिता गौतम गुलेरिया ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ को मेरा होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था और इसका सबूत वो अक्सर मेरे गालों पर छोड़ देती थी। फिर बस यूं ही अपशब्द सुनते थप्पड़ खाते मैं बड़ी हुई। सोचा सौतेली बहन कामिनी में एक दोस्त ढूंढ लूंगी। कोशिश की पर वहां भी मिला सिर्फ धोखा। पिता ने तो मुंह मोड़ ही लिया था। मैंने बहुत बार कोशिश की कि उन्हें अपनी आप बीती बताऊं, उन्हें बताऊं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मगर उनके चेहरे पर एक शिकन भी ना आती। मानो इन सब में उनकी एक मौन सहमति है। कुछ भी कहो, मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरे अपने पिता के लिए मैं किसी बोझ से कम नहीं थी। दिन बीतते गए। एक दिन पापा बड़ी खुशी खुशी घर लौटे। कोई बहुत बड़ी कंपनी के साथ अच्छी खासी डील क्रैक हुई थी। 1 महीने के लिए उन्हें लंदन में जाकर रहना था और वहीं से काम करना था। नया ऑफिस, नया शहर, नया काम। और पापा चले गए। पापा चले गए मुझे मेरी सौतेली माँ के भरोसे छोड़कर। मेरी सौतेली माँ का भाई काफी दिनों से हमारे साथ ही रह रहा था। पापा की एब्सेंस में वही हम सबकी देख रेख करता था, हमारा ध्यान रखता था। पर जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लगता था उसके बारे में। और फिर वो रात आई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई और दरवाजा खुला तो सामने वो खड़ा हुआ था, अस्त व्यस्त, नशे में धुत। इससे पहले कि मैं दरवाजा बंद कर पाती उसने बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं घबराई, बौखलाई, मैं चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में न जाने कब मेरे हाथ में वो फूल दनाया और मैंने उसके सर पर दे मारा। मैं बहुत घबरा गई थी। अपने आप को बचाने के लिए मैं कमरे से बाहर निकली और इतने में पता नहीं ना जाने मेरी सौतेली माँ आ गई और चीखने लगी कि कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, इसने मेरे भाई को मार डाला। बचने का और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं घर से भाग पड़ी। नंगे पैर, न फोन, न पैसे, न बैग, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ भागती गई और भागते भागते मैं शहर से दूर एक ढाबे में आकर रुकी। पैसों के नाम पर मेरे पास एक चांदी की अंगूठी के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि ये देकर कुछ खाने के लिए ले लूंगी। जैसे ही मैं उस ढाबे के अंदर घुसी, गुलाब की भीनी भीनी खुशबू ने मुझे भिगो दिया। चेहरे पर गहरी शांति लिए एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ चाहिए बेटा? उनकी आवाज में कुछ अपनापन सा था। ऐसा लगा मानो मैं इन पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने किसी तरह डरते डरते कहा, बस चाय। तुम ठीक हो बेटा? उन्होंने मुझसे पूछा और अपने आंसू रोकते हुए मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। तभी कोई और अंदर आया। अधेड़ उम्र के ये व्यक्ति शक्ल से तो सज्जन लग रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि वो ही इस ढाबे के ओनर हैं और जिन्होंने मुझे चाय दी थी वो उनकी पत्नी सुलेखा। दोनों पति पत्नी को शायद अंदाजा था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। सुलेखा आंटी ने अपने पति को इशारा किया और धीरे से मेरे पास आकर बैठ गई। बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बताना। जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ गई, कहकर आंटी रो पड़ी। पुराने जख्म खुरीदना मैंने ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पूछा। इनकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं। उनके बहते आंसू और विजय अंकल की आंखों से मुझे ये तो पता चल रहा था कि मेरी तरह वो भी जिंदगी से जूझ रहे। मैंने धीरे से सुलेखा आंटी को कहा, आंटी मुझे काम की तलाश है। आपके यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा काम, बर्तन, झाड़ू, पोछा, साफ सफाई, कुछ भी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस रहने के लिए जगह चाहिए। और बस इस तरह शहर के सबसे बड़े व्यापारी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी एक ढाबे में काम करने लगी। सच बताऊं ना तो ये ढाबा किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ मैं आजाद थी, अपनी मर्जी की मालिक। यहाँ मुझे कदम कदम पर ताने कसने वाला कोई नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। विजय अंकल और सुलेखा आंटी मेरी नई जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। फिर एक दिन हवा का तेज झोंके की तरह एक अजनबी आया, लंबा चौड़ा, पढ़ा लिखा। उसको देखकर साफ पता चलता था कि वो किसी ढाबे की चाय नहीं बल्कि 5 स्टार रेस्टोरेंट की कॉफी पीता होगा। बैठते ही उसने मुझसे कहा, एक चाय और एक आलू का पराठा। ऑर्डर सर्व करके मैं वापस रसोई में जा ही रही थी, तभी उसने कहा, एक पराठा और अनिका। मैं हैरान से उसे देखने लगी कि इसे मेरा नाम कैसे पता? क्या ये मुझे जानता है? क्या कहीं मेरी सौतेली माँ ने तो इसे नहीं भेजा? मैं बहुत घबरा गई थी। शायद उसे भी समझ आ गया था। तभी वो बोला कि वो आंटी ने अभी आवाज दी थी ना तुम्हें, अनिका ही बोला था ना?
मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ। तब जाके मेरी सांस में सांस आई। मैं रसोई की तरफ चल पड़ी। सुलेखा आंटी से पता चला कि उसका नाम रोहित मारवा है। वो सच में बेहद अमीर, बहुत बड़े घर का लड़का है। रुपया, पैसा, नौकर, गाड़ी, सब कुछ होने के बाद भी एकदम डाउन टू अर्थ है। आंटी ने बताया कि रोहित अक्सर आया करता था वहां अपनी चाय पीने और आलू का पराठा खाने। शायद उसे भी उस जगह की शांति पसंद थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी, हम एक दूसरे को जानने लगे और पता चला कि रोहित को भी किताबों का शौक है मेरी तरह। बस फिर क्या, हम अक्सर अपनी फेवरेट कहानियां एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। रोहित ने मुझे कई किताबें ला कर दी और वो किताबें मेरे वक्त काटने का सहारा बन गई। कभी हम गालिब के शेर सुनते सुनाते, तो कभी विक्रम सेठ की नई पोयम साथ में बैठकर पढ़ते। जाने रोहित से ना एक धागा सा जुड़ गया था। मैं उसके आने का इंतजार करने लगी थी। इसी तरह एक दिन हम यूं ही बैठकर कुछ बातें कर रहे थे और अचानक रोहित बोला कि कुछ जरूरी बात बतानी है तुम्हारी माँ के बारे में। ऐसा लगा एक पल के लिए मानो मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। मेरी माँ, लेकिन मैं उससे कुछ पूछ पाती उसके पहले उसके पास कोई बहुत जरूरी फोन कॉल आ गया और उसे जाना पड़ा और हमारी बात अधूरी रह गई। फिर उसी शाम मैं साफ सफाई पूरी करके कचरा फेंकने के लिए बाहर गई, तभी बहुत तेजी से एक वैन आकर रुकी और उसमें से 2 लोग निकले और उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया और पीछे से किसी तीसरे आदमी ने आकर मेरा मुंह दबा लिया ताकि मैं आवाज ना निकाल पाऊं, चीख ना पाऊं, किसी से मदद ना मांग पाऊं। मुझे जबरन वैन में बैठा, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मेरा मुंह बंद था, हाथ पकड़े हुए थे उन लोगों ने। तभी पीछे से एक आवाज आई, उसे छोड़ो। रोहित था वहां पर, आंखों में अंगारे लिए दौड़ता हुआ वो मेरी तरफ आ रहा था, पर जब तक वो कुछ कर पाता उन लोगों ने मुझे वैन के अंदर बैठा लिया और वैन चल पड़ी। अनिका, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। रोहित के ये आखिरी शब्द थे। लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं किसी खंडहर या कोई गंदे से कमरे में नहीं, बल्कि उससे भी बुरी जगह में थी। मैं अपने घर में थी और सामने खड़े थे मेरे पापा। ये सब तुम्हारी माँ से शुरू हुआ था अनिका। ना उसने मुझे तकलीफ देने में कोई कसर छोड़ी और ना तुमने। तुम अपनी माँ के जैसी ही हो और तुम अपनी माँ को जैसा समझती हो ना, उससे बेहद अलग थी अनिका। इतना कहकर पापा वहां से चले गए और मैं फिर वहीं अपने कमरे में कैद हो चुकी थी, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस। किसी पिंजरे से कम नहीं था, वही सोने का पिंजरा, वही छटपटाहट, फिर से वही घुटन। बस मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही थी, अगर पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो उन्होंने क्यों ढूंढा मुझे, क्यों वापस लेकर आए, उन्हें मुझसे क्या चाहिए। धीरे धीरे न जाने क्यों मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह उठते ही जी घबराता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। लेकिन मैं एक बात जानती थी, मुझे पता था, मुझे मालूम था कि मेरी फिक्र किसी और को नहीं है, किसी और को नहीं। इसलिए मैं एक दिन खुद ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी कि डॉक्टर को दिखाऊंगी, पता करूंगी क्या तकलीफ है और छुटकारा पाऊं इस तकलीफ से। डॉक्टर ने खून की जांच की और सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी की रिपोर्ट जब मैं डॉक्टर के सामने लिए बैठी थी तब उन्होंने कहा, अनिका तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं।